हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन देखेंगे और चीज़ों को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे। कोई भी दिया हुआ डेटा होगा उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना सीखेंगे, कैसे कि हम दिए हुए डेटा को ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले आप लोगों ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा पढ़ा था, उसमें आपने पॉलीगन बनाया था, है ना, अपने टेलीग्राम बनाया था, उसका डेटा को अरेंज करना सीखा था कि डेटा कैसे अरेंज करते हैं। ठीक है, तो अब उसके आगे का एक स्टेप है जिसमें आप डेटास को एक ग्राफ में रिप्रेजेंट करोगे, है ना। आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में, अगर आप देखते होगे तो आपने देखा होगा क्रिकेट मैच में अलग अलग तरह के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आते हैं, है ना। बार ग्राफ बना हुआ होता है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन दिखाया गया होता है। तो अब इन सभी चीज़ों को आप कैसे बनाओगे और कैसे बनता है ये आपको सीखना है इस वीडियो में, है ना। तो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, देखते हैं क्वेश्चन को कैसे करते हैं। और सबसे पहले तो 3 तरह के जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ डेटा जो होता है 3 तरह से हम कर सकते हैं। 3 तरह से किसी डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ पर। नंबर 1, 3 वेज टू रिप्रेजेंट गिवन डेटा ग्राफिकली। नंबर 1, बार ग्राफ। सबसे पहले तो हम किसी डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं। बार ग्राफ में हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैंने एक एग्जांपल यहाँ बनाकर रखा हुआ है। जैसे कि सपोज आपका इंडिविजुअल कोई डेटा दिया हुआ है, जैसे मार्क्स का हो गया, है ना, मार्क्स हो गया, या नंबर ऑफ पर्सन बर्थ इन मंथ, है ना। मंथ्स के अकॉर्डिंग अगर उनको डेटा को अरेंज करना, जैसे मान लीजिए जनवरी में कितने लोग पैदा हुए, मान लीजिए आपने किसी एरिया का आपने डेटा कलेक्ट किया कि जनवरी में कितने लोग का बर्थ हुआ है, फरवरी में कितने लोग का बर्थ हुआ है, मार्च अप्रैल में, ऐसे आप दिसंबर तक आप क्या बनाते हो, डेटा बनाते हो। तो वो इंडिविजुअल डेटा है, वो आपस में रिलेट नहीं कर रहे हैं। मतलब जनवरी में जो हुआ है वो जनवरी में ही रहेगा, जो फैब में हुआ है वो फैब में ही रहेगा। सो वो डेटा क्या है, इंडिविजुअल डेटा है। और इन डेटास को हम अलग अलग बार ग्राफ में दिखाते हैं। किस में दिखाते हैं? बार ग्राफ में। सो ये जो डेटा है, एक बार ग्राफ का डेटा लिखा हुआ है, दैट मीन्स ये जो है ये आपस में कोरिलेट नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स हिंदी का अलग डेटा बन गया, देखिए, और इंग्लिश का अलग डेटा बन गया, मैथ्स का अलग डेटा बन गया, है ना। और ध्यान रखिएगा, इनके बीच का जो गैप है वो क्या है, सेम है। और जो विड्थ है, चौड़ाई जो है इसकी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है। और ये जो इसकी हाइट होती है, जो बार ग्राफ जो बनता है, जो बार की जो हाइट होती है वो डेटा के अकॉर्डिंग होती है। जैसा कि मैंने हिंदी का मार्क्स, यहाँ पे मैंने मार्क्स का डेटा बनाया है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट मान लेते हैं, किसी स्टूडेंट का मैंने यहाँ पे डेटा बनाया है। तो हिंदी में किसी स्टूडेंट को मिला है 80 मार्क्स, सपोज इंग्लिश में किसी स्टूडेंट को मिला है 70 मार्क्स, और मैथ्स में किसी स्टूडेंट को मिला है मान लीजिए 60 मार्क्स। ठीक है। तो मैंने इस डेटा को यहाँ पर क्या दिखा दिया, बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरह से हम किसी भी डेटा को बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगला कहता है हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरियस विड्थ। ठीक है, हिस्टोग्राम ऑफ यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरियस विड्थ। अब देखिए, इसे कहते हैं हिस्टोग्राफ। ठीक है, जब डेटा कॉन्टिन्यूअस होगा, जब डेटा कॉन्टिन्यूअस दिया होगा, जैसे कि कहीं कहीं आपको क्वेश्चन मिलेगा कि ये मैंने वेट का, एक किसी पर्सन के मतलब नंबर ऑफ पर्सन्स के वेट का मैंने डेटा बना दिया है। आपकी क्लास में मान लीजिए वेट का मैंने डेटा बनाया है कि कितने कितने क्या क्या वेट है स्टूडेंट्स का, है ना। तो मान लेते हैं कि मैंने एक डेटा बनाया 20 to 30 kg के जो स्टूडेंट थे, ये इधर की तरफ वेट है, उधर की तरफ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं एक तरफ वेट का रेंज दिया हुआ है और एक तरफ क्या है, स्टूडेंट दिया हुआ है। तो 20 to 30 कितने स्टूडेंट है, मान लेते हैं 30 स्टूडेंट है ना। 30 to 40 कितने स्टूडेंट है, मान लेते हैं 20 स्टूडेंट है। 30 to 40 मान लेते हैं कितने स्टूडेंट है, 20 स्टूडेंट है। ऐसे 40 to 50 कितने स्टूडेंट है, मान लेते हैं 40 स्टूडेंट है। 40 to 50 कितने स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट है। एंड नेक्स्ट वन इज 50 to 60 जो है, 50 to 60 जो है मान लेते हैं 10 स्टूडेंट है, 10 स्टूडेंट है। अब इस तरह का जब आपको डेटा मिलेगा जो कि कॉन्टिन्यूअस होगा, देखिए कॉन्टिन्यूअस कैसे पहचानेंगे, ये 20 30 30 40 40 50 50 60, ये क्या है, एक तरह का कॉन्टिन्यूअस डेटा चल रहा है ना। देखिए अब ये कॉन्टिन्यूअस डेटा, ये 30 इसमें भी है, 30 इसमें भी है, तो ये कहीं ना कहीं आपस में कोरिलेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं आपस में। तो जब भी ऐसा डेटा आपको मिलेगा तो उसको हम कहाँ रिप्रेजेंट करेंगे, सीधी सी बात है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पर 2 वर्ड यूज़ किया गया, यूनिफॉर्म विड्थ एंड वेरियस विड्थ। अब ये क्या है, अभी हम जब कुछ क्वेश्चन करेंगे उसमें अच्छे समझेंगे। आपको मैंने अभी टाइप समझाया है, इस टाइप को समझिए कि कितने तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्या आपका हिस्टोग्राम। ठीक है, हिस्टोग्राम इस तरह से होता है। और ये ध्यान रखिए, कॉन्टिन्यूअस डेटा के लिए बनाते हैं। और वही सेम प्रोसेस हाइट क्या होती है, डेटा के अकॉर्डिंग होगा, जो भी फ्रीक्वेंसी दिया होगा उतनी उसकी क्या होगी, हाइट होगी। ठीक है, ये तो हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब आता है क्या, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। देखिए, हिस्टोग्राम और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन आर सेम। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अगर मैं इस हिस्टोग्राम के ये जो बार बना हुआ, जो बार बना हुआ है, इसके अगर मिड पॉइंट को ले लूँ, ये इसका सेंटर ले लूँ, ये इसका सेंटर है,
इसका सेंटर क्या है, ये है, इसका सेंटर क्या है, ये है, इसका सेंटर क्या है, ये है। अगर इन सेंटर्स को मैंने एक फ्री हैंडेड लाइन से मिला दिया है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, ये, ठीक है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो जाएगा, ये है ना। थोड़ा सा ठीक है, ये जो इसको हम मिलाते हैं, जो मिड पॉइंट को मिलाते हैं जो लाइंस, उसे कहते हैं आपका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। अब देख लीजिए ये डेटा यहाँ पे 0 से स्टार्ट हो गया, यहाँ से मिला लेते हैं, ठीक है। ये जो है अगर मैं यहाँ से बार ग्राफ हटा दूँ, अगर मान लीजिए मैंने यहाँ से आपका हिस्टोग्राम हटा दिया, इस हिस्टोग्राम को अगर मैं यहाँ से हटा दूँ तो क्या बनेगा, ये मिड पॉइंट को मिलाने से ये जो बन रहा है इसे कहेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, ठीक है। ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। कहाँ से कैसे बनाइए, मिड पॉइंट ऑफ हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम के मिड पॉइंट को मिलाने से ये बनता है, ठीक है। होप्स आपको समझ में आया होगा। अभी इसको बनाने का तरीका ये नहीं है जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा के दिखाऊंगा जिससे कि आपको समझ में आएगा कैसे इनको रिप्रेजेंट करते हैं। फिलहाल के लिए हम क्वेश्चन की तरफ जंप करते हैं, एक्सरसाइज से कुछ क्वेश्चन करेंगे, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा आपको, ठीक है। ओके, देखते हैं क्वेश्चन को। हाँ, तो हम लोग एक्सरसाइज 14.3 का पहला क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कैसे इसको करेंगे। इसमें एक तरह का एक टेबल दिया हुआ है जिसमें कि वुमेंस की हेल्थ जो कंडीशन है उसके कुछ कॉजेज़ लिखे हुए हैं कि क्यों वुमेंस जो हैं मोस्टली उनकी डेथ होती है। डेथ रेट के बारे में एक यहाँ पे कॉज लिखा हुआ है कि उनकी डेथ किस किस कारण से होती है मोस्टली वुमेंस की, है ना। तो लिखा हुआ है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन से जो डेथ रेट है वो कितनी है, 31.8% है ना। ये डेथ रेट का एक तरह का है यहाँ पे वुमेंस का। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण डेथ कितने परसेंट की कितने परसेंट वुमेन की होती है, 31.8% की। अगला है न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशंस के लिए 25.4%। 25.4% वुमेन की जो डेथ होती है वो न्यूरोफिजियाट्रिक कंडीशन के कारण होती है। अगला है इंजरीज के कारण 12.4%। नेक्स्ट कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन के कारण 4.3%। नेक्स्ट है रेस्पिरेटरी कंडीशन के कारण 4.1% एंड अदर कॉजेज के कारण 22.0%, है ना। तो अब इसको आपको क्या करना था, यहाँ पर बार ग्राफ में रिप्रेजेंट करना था। तो बार ग्राफ मैंने आपसे पहले भी बताया था कि जब इंडिविजुअल डेटा होता है तो आप क्या रिप्रेजेंट करते हो, बार ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हो। या ग्राफिकली जब आपसे कहेगा तो आप समझ जाइए कि ग्राफिकली कौन कौन से हो सकते हैं, हिस्टोग्राम हो सकता है, बार ग्राफ हो सकता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन हो सकता है ना, कौन सा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि ये इंडिविजुअल कंडीशन लिखी हुई है। इंडिविजुअल कंडीशन को हम हमेशा किस में दिखाते हैं, बार ग्राफ पर दिखाते हैं। तो बार ग्राफ पर मैंने ये सब शॉर्ट फॉर्म मैंने लिख दिया है, आप समझ लीजिएगा। RSC है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन मैंने दिखाया है, NC, I, CC, RC, अदर, है ना, ठीक है। अब इनकी जो परसेंटेज लिखा हुआ था मैंने इसको Y एक्सिस पर दिखा दिया है ना। ये जो है परसेंटेज को मैंने Y एक्सिस पर दिखा दिया है और जो हेल्थ के जो कॉजेज़ हैं, ये जो कॉजेज़ लिखे हुए हैं इनको मैंने एक्स एक्सिस पर दिखा दिया है ना। अब इन कॉजेज को मैंने क्या दिखा दिया, बार ग्राफ पर दिखा दिया। आप देख सकते हो कि जो RSC वाली कंडीशन है वो कितनी है, 31.8%। ये अप्रॉक्सीमेट है, आप ग्राफ पे बनाओगे तो आपको लाइन्स एग्जैक्ट मिल जाएगी, इसमें आपको डॉटेड पॉइंट लाइन एग्जैक्ट मिलेगा, तब उसको अच्छे से बना सकते हो, ठीक है। फिलहाल के लिए ये एग्जैक्ट नहीं है, 31.8 देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये है इस नेक्स्ट कंडीशन क्या है, 25.4, मैं यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा आएगा 25.4%। नेक्स्ट है इंजरीज के कारण 12.4% है, तो यहाँ पर क्या आएगा, अराउंड 12.4 यहाँ आएगा, ठीक है। तो अब मिला लीजिएगा इसको। CC नेक्स्ट जो है कार्डियोवैस्कुलर कंडीशन जो है वो 4.3% है, ये मैंने मिला दिया। RC जो है उससे पहले उससे थोड़ा नीचे है, देखिए 4.3 थोड़ा कम मैंने बना दिया। अदर के लिए 22%। अब जो क्वेश्चन इसमें लिखे हुए हैं, पहला लिखा होता है रिप्रेजेंट द इन्फॉर्मेशन गिवन अबव ग्राफिकली। आपसे ये नहीं बोलेगा कि आप बार ग्राफ बनाइए, हिस्टोग्राम बनाइए, है ना, वो आपसे केवल बोल देगा ग्राफिकली बनाइए। अब आपको डिसाइड करना है कि आप किस पे उसको रिप्रेजेंट करते हो, ठीक है। तो फिलहाल ये डेटा इंडिविजुअल है इसलिए आपने इसको बार ग्राफ में रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। आगे ग्राफिकली हो गया। अगला क्वेश्चन है विच कंडीशन इज द मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स इल हेल्थ एंड डेथ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। कौन सा मेजर कॉज इसमें आपको दिख रहा है, मेजर कॉज मतलब जो सबसे हाईएस्ट होगा, सबसे ऊपर तक गया होगा वही मेजर कॉज होगा। तो भाई मेजर कॉज आपको कौन दिख रहा है, RSC रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन, है ना। तो मेजर कॉज ऑफ वुमेन्स हेल्थ इलनेस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन। रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन की जो कंडीशन है, कॉज है, उसके कारण मोस्ट ऑफ द वुमेन्स डाइड एंड दे बिकम इल, ओके।
सो ये हो गया आपका सेकंड कंडीशन, सेकंड का क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ योर टीचर एनी टू फैक्टर्स विच प्ले अ मेजर रोल इन द कॉज इन सेकेंड अबव बीइंग द मेजर कॉज। अब ये देखिए जो मेजर कॉज है रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन का जो कॉज है इस कारण से जो वुमेन्स की डेथ होती है उसके पीछे क्या क्या रीज़न हो सकता है। आपको कुछ 2 रीज़न देने हैं, मैं आपको कुछ रीज़न बताता हूँ, 2 से ज़्यादा बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले तो मोस्टली रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन के कारण क्यों डिजीज़ होती है या क्यों डेथ होता है मैं आपको बताता हूँ। मोस्टली जैसे विलेज एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ जो होते हैं वहाँ पे वुमेन्स को वो फैसिलिटी नहीं मिल पाती है, जैसे कि लेक ऑफ मेडिसिन्स की लेक ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती है टाइम पर, इसलिए उनकी डेथ हो जाती है अक्सर, है ना। लेक ऑफ नॉलेज कह सकते हो आप, अवेयरनेस नहीं होता उनके अंदर कि मतलब कौन सी इलनेस के लिए या क्या चीज़ यूज़ करना चाहिए। मोस्टली वुमेंस को विलेज एरियाज़ में ज़्यादातर प्रॉब्लम होती है, फिलहाल यहाँ पे तो नहीं प्रॉब्लम होती है, सिटी एरिया में नहीं प्रॉब्लम होती, लेकिन विलेज एरिया में बहुत ज़्यादा देखा गया है। ये दो कंडीशन बहुत देखा गया है। पहला तो अनअवेयर होती है वो डिजीज़ के लिए, मतलब कैसे उनको टैकल करें, कैसे उनको देखें, है ना, ये उनको नहीं पता होता है, इस कारण भी अक्सर डेथ हो जाती है। लोग आपने सुना होगा अक्सर गाँव में क्या होता है, झाड़ फूँक करवाने लगते हैं ना, तो अनअवेयरनेस ही तो है वो, है ना। इलिटरेट होते हैं, अनएजुकेटेड होते हैं, तो कुछ इन सभी कारण से भी क्या क्या होती है, उनकी डेथ हो जाती है। और मेडिकल फैसिलिटी तो सबसे बड़ी बात है कि गाँवों में आजकल रूरल एरियाज़ में आपने देखा होगा मेडिकल फैसिलिटी बहुत लेस है, मोस्टली लोगों को शहर में जाना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। तो ये 2 मेजर कॉजेज़ हैं जिसको आप इसमें लिख सकते हो, ठीक है। सो होप्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप लिख लीजिएगा सेकंड वाले को, पहला लिख दीजिएगा कह सकते हो लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, है ना, and lack of medical facilities you can write, and the second one is lack of awareness in the women's, okay। ये सोसाइटी भी कह सकते हैं, ओवरऑल फैमिली के कारण भी होता है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, होप सो बहुत बेटर तरीके से समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं। जो बार ग्राफ वाले होंगे अब उसको नहीं करेंगे, एक एक क्वेश्चन करेंगे हर एक टाइप से, ठीक है। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। 4 में जो डेटा दिया हुआ था, देख लीजिए, ये डेटा दिया हुआ है एक तरह का, है ना। इस डेटा को आपको सबसे पहले तो एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि जो डेटा है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। जो आपका डेटा था वो रियल डेटा था 118 to 126, दैट मीन्स मैं आपको इसको लिख के दिखा देता हूँ यहाँ पर। जो रियल डेटा था वो ये नहीं था, वो ये था 118 to 126, 127 to 135, 136 to 144, 145 to 153, 154 to 162, 163 to 171, 172 to 180, है ना। आपका ये डेटा था, देख लीजिए यहाँ पर डेटा जो मैंने बनाया है, इसको मैंने फॉर्म किया है। देखिए जो डेटा दिया था 118 to 126, दैट इज़ 3 नंबर ऑफ लीव्स का है ये, कि लीव्स का मेजरमेंट लिया गया है, कुछ लीव्स का आपके आसपास के लीव्स का मेजरमेंट लिया गया है, मिलीमीटर में लेंथ उसकी नापी गई है। कितने लीव्स ऐसे हैं जिनकी लेंथ मिलीमीटर में कितनी है, ठीक है। सो डेटा जो दिया था वो कॉन्टिन्यूस नहीं था। सबसे पहले आपको ये समझना चाहिए कि जो डेटा है इसको कॉन्टिन्यूस करना पड़ेगा। 118 to 126, देखिए ये 126 है, लेकिन अगला क्या है 127 हो गया है। डेटा कुछ इस तरह से होना चाहिए 10 20 20 30 30 40, है ना। दैट मीन्स जो नंबर यहाँ लिखा होगा वही नंबर यहाँ होना चाहिए। दैट मीन्स डेटा जो होना चाहिए वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, उसमें गैप नहीं होना चाहिए, तभी आप क्या कर सकते हो, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। तो डेटा को कॉन्टिन्यूस कैसे करते हैं, देखिए कितने का गैप है 126, दिस वन इज 127, दैट मीन्स केवल 1 का गैप है ना, तो 1 का हाफ जो भी होगा, जितने का गैप होगा उसका हाफ लोअर लिमिट में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसमें से लोअर लिमिट वाले में सब में से क्या करेंगे, देखिए माइनस करेंगे। जब 0.5 माइनस करेंगे, देखिए 118 में से 0.5 माइनस करेंगे कितना आएगा, 117.5 आ जाएगा। इसमें से 0.5 माइनस करेंगे 126.5 माइनस आ जाएगा। इसमें से जब माइनस करेंगे तो 135.5 आ जाएगा। इसमें से माइनस करेंगे तो 0.5 क्या हो गया, 0.5 क्या हो गया, डेटा कम होता चला गया, ठीक है। तो लेफ्ट साइड में से माइनस करेंगे, और राइट साइड में क्या करेंगे, वही 0.5 प्लस करेंगे। तो देखिए जब इसमें 0.5 प्लस करेंगे तो 126 में 0.5 प्लस करिए तो 126.5 हो गया, 135.5, 144.5, 153.5, 162.5। तो सिंपल सी बात यह है कि जो डेटा में जितने का गैप होगा उसका हाफ क्या करेंगे, हम लोअर लिमिट में से माइनस करते जाएंगे और अपर लिमिट में क्या करते जाएंगे, प्लस करके एक नया डेटा कलेक्ट कर लेंगे, एक नया डेटा बना लेंगे।
अब आप देख सकते हो कि डेटा क्या होगा, कॉन्टिन्यूअस हो गया है। 126.5 देखिए 126.5, 135 144.5 144.5 ये जो डेटा है अब ये डेटा हो गया आपका प्रॉपर फॉर्म में जैसा हमको चाहिए था। ठीक है, इसमें आपको कुछ करना नहीं है, नंबर ऑफ लीव्स जो थे वो ऐसे एज इट इज़ रहेंगे। अब आपको हिस्टोग्राम ड्रॉ करना था, मैंने जो भी रेंज दिया हुआ था, जो रेंज दिया था मैंने उसको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया है। देख लीजिए 117.5 126.5 135.5 144.5 सारे डेटा मैंने यहाँ लिख दिए है। ये क्या है, लेंथ ऑफ द लीव्स है। ठीक है, एक तरफ लेंथ ऑफ लीव्स लेंगे, एक तरफ क्या लेंगे, फ्रीक्वेंसी जो दी होगी आपकी, जो भी फ्रीक्वेंसी दी होगी या नंबर ऑफ लीव्स होगा, नंबर ऑफ समथिंग होगा कुछ भी, तो उसको हम कहाँ दिखाएंगे, वाई एक्सिस पर दिखाएंगे। ये एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस होगा। ठीक है, अब मैंने डेटा को यहाँ पे बना लिया, 2 का मैंने गैप लिया हुआ है। अब ये जो डेटा है कितना है, यहाँ पे ये है 5, ये है 7, this one is 9, this one is 12, this one is 7 around 12, after that 5, okay, this one is 5, this one is 4 and this one is 2। ठीक है, अब ये आप एकदम प्रॉपरली मिला लीजिएगा। यहाँ से देखिए 2 और 4 के बीच में क्या आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 9 आएगा। तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या करेंगे, डेटा को उसके हाइट तक पहुँचा देंगे। ठीक है, ये हो गया आपका हिस्टोग्राम। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें देखते हैं और क्या पूछ रहा है। इसमें उसने पूछा है कि इज देयर एनी अदर सुटेबल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन फॉर द सेम डेटा, क्या इस डेटा को हम किसी और तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यस, डेफिनेटली वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड, है ना। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड से भी इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते थे। अगर मैं इसको ऐसे मिला लूँ, पॉइंट को, इसके मिड पॉइंट को मिला दूँ, तो ये भी एक प्रॉपर मेथड हो जाएगा इसका, जो कि आपको करना नहीं है, मैं आपको दिखा रहा हूँ केवल कि फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम बना सकते थे। इस डेटा का फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी हम बना सकते हैं। ठीक है, ये हो जाएगा इसका फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। सो लिख लीजिएगा सेकेंड वाले में, यस वी कैन रिप्रेजेंट दिस डेटा बाय यूजिंग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन मेथड। अगला क्या है, थर्ड क्या है, इज इट करेक्ट टू कंक्लूड दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ लीव्स आर 153 मिलीमीटर लॉन्ग। आपको बताना है कि क्या मैक्सिमम, देखिए अब आप इससे पहले अभी आपने रिप्रोडक्टिव हेल्थ कंडीशन वाले को आपने क्या किया, मैक्सिमम कॉज बताया था, क्योंकि वो सिंगल था, डेटा सिंगल था। लेकिन यहाँ पे क्लास इंटरवल है। देखिए आप क्या कहोगे, अगर आपसे बोलता कि मैक्सिमम लीव्स आर साइज ऑफ द रेंज, अगर वो रेंज बोलता कि 140, मान लीजिए रेंज वो बोलता 145 टू 153, अगर वो कहता है कि जो मैक्सिमम लेंथ है लीव्स की वो 145 टू 143 है, 153, ठीक है, सॉरी 145 टू 153 है। मतलब वो बोलता है कि जो मैक्सिमम लीव्स है इस लंबाई की है, तो आप ट्रू कहते हैं भाई, क्योंकि रेंज है। आपको तो नहीं पता ना कि इस रेंज से इस रेंज के बीच पे हो सकता है कुछ लीव्स 147 मिलीमीटर की हो, कुछ 149 मिलीमीटर की हो, कुछ 150 मिलीमीटर की हो। एग्जैक्ट तो नहीं दिया ना, एग्जैक्ट नंबर ऑफ लीव्स तो नहीं है। तो ये जो डेटा है, देखिए ये जो डेटा है ये इसके बीच में फ्लक्चुएट हो रहा है। फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि जो 12 लीव्स हैं वो यहाँ से लेकर यहाँ तक इस लंबाई के बीच की हैं। इट कैन बी 153.5, इट कैन बी 144.5 एंड इट कैन बी इन बिटवीन, ओके, इनके बीच का भी लेंथ हो सकता है। तो ओवरऑल रेंज लिया हुआ है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं दी होगी, 153 सेंटीमीटर का ही है। तो लिख दीजिएगा यहाँ पर नो, सीधे सीधे लिख दीजिएगा नो, और कॉज में लिख दीजिएगा सिंस द डेटा इज continuous and it is not a individual data। सिंपल सी बात है, लिख दीजिएगा इंडिविजुअल का डेटा नहीं है, इसलिए वो एग्जैक्ट 153 तो नहीं हो सकता। ठीक है, ये रेंज का क्वेश्चन है। ठीक है, सो होप्स आपको समझ में आया होगा। हम लोग अब कुछ क्वेश्चन अगले वीडियो में देखेंगे ना, वरना वीडियो लंबा हो जाएगा काफ़ी। ठीक है, होप्स आपको समझ में आया होगा अच्छे से। एंड इफ यू लाइक माई टीचिंग सो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब, कमेंट करिए, रिप्लाई करिए, कोई भी प्रॉब्लम होती है उसका सॉल्यूशन आपको 100% मिलेगा। ठीक है, समझिए अच्छे से। देखिए हम लोगों ने अभी 2 मेथड हम लोगों ने यहाँ देख लिया है, इसका भी एक क्वेश्चन और बचा हुआ है ना। ये तो इक्वल विड्थ का है, इक्वल विड्थ का क्वेश्चन था। अब अनइक्वल विड्थ का भी क्वेश्चन देखेंगे और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन भी देखेंगे। अभी 2 तरह का टॉपिक देखना बाकी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, ओके जी, थैंक यू सो मच।